भारतीय संविधान। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ये दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संक्षिप्त परिचय। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग। इतिहास। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन चर्चा की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संरचना। ये वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं। एक उद्देशिका, 470 अनुच्छेदों से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 अनुलग्नक अपेंडिसेस, 105 संशोधन,
अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 तथा 4 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164,186 तथा 221 मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। भाग क राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। भाग ख लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते। भाग ग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। भाग घ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 75, 99, 124, 148, 164,188 और 219 विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं। चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4, 80 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244, 275 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची अनुच्छेद 344, 351 भाषाएं 22 भाषाओं का उल्लेख। नवीं अनुसूची अनुच्छेद 31 कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102, 191 दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची इसमें नगरपालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। आधारभूत विशेषताएं। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इसको छद्म संघात्मक संविधान कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। ये सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी। मुख्य लेख। समाजवाद। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी। भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है। पंथनिरपेक्ष। मुख्य लेख। पंथनिरपेक्षता।
पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये सभी पंथों की समानता और पांथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है। ये ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। ये सभी पंथों का सम्मान करता है, वो एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी पांथिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पांथिक अनुदेश लागू नहीं होता। लोकतांत्रिक। मुख्य लेख। लोकतंत्र। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता। संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा, ये निश्चित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर है। राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवनभर या पदत्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। शक्ति विभाजन। ये भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती हैं। शक्ति विभाजन का राजनीतिक अर्थ है कि विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका अपनी 2 शक्तियों समेत एक दूसरे से पृथक, अलग और अधीन होंगी। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न दिए गए हैं। अनुच्छेद 54, 55, 73,162,241। भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची। राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व। संविधान में संशोधन की शक्ति। अनु 368। इन सभी अनुच्छेदों में संसद अकेले संशोधन नहीं ला सकती है, उसे राज्यों की सहमति भी चाहिए। अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है। लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ में लिखित संविधान अवश्य होगा। संविधान की कठोरता। इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे। न्यायालयों की अधिकारिता। इसका अर्थ है कि केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे। विधि द्वारा स्थापित न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे। न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे। भारत में ये सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये 5 शर्तें किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये 5 लक्षण संविधान में मौजूद हैं, अतः ये संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी हैं। 1. ये संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है। 2. राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते हैं, केवल एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों पर लागू होता है। 3. भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता है। 4. भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध है। 352 अनुच्छेद के लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाएगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जाएगा। इस स्थिति में केंद्र राज्यों पर पूर्ण संप्रभु हो जाता है। 5. राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है बिना राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 3। अतः राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है। केंद्र संघ को पुनर्निर्मित कर सकती है। 6. संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघीय सरकार, संघीय राज्य सूची, राज्य तथा समवर्ती सूची, समवर्ती। इनके विषयों का वितरण केंद्र के पक्ष में है। 6.1 संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं। 6.2 इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है। 6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण है। 5 विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है, किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते। क1 अनु 249 राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित हेतु यह आवश्यक है 2/3 बहुमत से, किंतु ये बंधन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू होता है। क2
अनु 250 राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वतः मिल जाता है। क 3 अनु 252 दो या अधिक राज्यों की विधायी का प्रस्ताव पास कर राज्यसभा को यह अधिकार दे सकती है केवल संबंधित राज्यों पर। क 4 अनु 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। क 5 अनु 356 जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस स्थिति में संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है। 7 अनुच्छेद 155 राज्यपालों की नियुक्ति पुनर्तः केंद्र की इच्छा से होती है, इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। 8 अनु 360 वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केंद्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है। 9 प्रशासनिक निर्देश अनु 256-257 केंद्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाए के बारे में निर्देश दे सकता है। ये निर्देश किसी भी समय दिए जा सकते हैं, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है। 10 अनु 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पुनर्तः केंद्र के अधीन है, जबकि ये सेवा राज्यों में देते हैं राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। 11 एकीकृत न्यायपालिका। 12 राज्यों की कार्यपालिक शक्तियां संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकती है। संविधान की प्रस्तावना। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है, इसी कारण ये हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान भाग 3 व 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में भेद बताया गया है और नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है। भाग 4 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गए तथा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 अ में रखे गए हैं। वर्तमान में ये 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
घर देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगत भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। चक हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। छह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। जब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।